हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ टॉट्स में जनरल डिफरेंसेस की। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने नेचर डिफरेंसेस और टॉट का क्या डिफरेंस है, अदर स्टैट्यूट से क्या डेफिनेशन है, ये डाली थी। दूसरे वीडियो में मैंने बात की थी टॉर्टियस लाइबिलिटी क्या होती है। आज हम लोग बात करेंगे जनरल डिफरेंसेस की। जनरल डिफरेंसेस क्या होते हैं, टॉट में कौन कौन से जनरल डिफरेंसेस हैं, इनकी हम लोग बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो जो है वो LLM एंट्रेंस एग्जाम, सेमेस्टर LLB सेमेस्टर एग्ज़ाम और UGC नेट के लिए रेलेवेंट है। आप लोग अगर इनमें से कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जनरल डिफेंसेस क्या होता है। जनरल डिफेंसेस का मतलब होता है ग्राउंड्स ऑफ जस्टिफिकेशन या ग्राउंड्स ऑफ इम्यूनिटी भी निकाला जाता है। मतलब कभी कभी ये होता है कि किसी पर्सन का जो होता है वो इंटेंशन नहीं होता है कि कोई काम करने का, कोई रॉन्गफुल एक्ट करने का या कोई इलीगल एक्ट करने का, लेकिन उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसे करना रहता है। लेकिन जैसे मानिए किसी की बॉडी को खतरा है या किसी की प्रॉपर्टी को खतरा है, तो अपनी बॉडी या अपनी प्रॉपर्टी या किसी दूसरे की बॉडी या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो कुछ ऐसे एक्ट करता है जो लॉ की नज़र में तो रॉन्ग होते हैं, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उससे जस्टिफिएबल माना जाता है या इम्यून माना जाता है, उससे पर्सन को इम्यूनिटी मिल जाती है। बस मेन पॉइंट ये है कि उसमें इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाले का इंटेंशन है और इंटेंशनली अगर कोई एक्ट करता है और ये कहता है कि मैंने तो प्राइवेट डिफेंस में किया था, मैंने तो डिफेंस में किया था, तो वो इम्यूनिटी उसको नहीं मिलेगी। तो यही होता है जनरल डिफेंस का मतलब। क्यों मतलब जनरल डिफेंस को रखा गया, क्योंकि सिचुएशन अराइज अगर ऐसी होती है तो हम पर्सन जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है अपनी जो एप्रीहेंशन है उसको दूर करने के लिए, अपने हार्म को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे सर फ्रेडरिक बुलॉक थे, उन्होंने कहा था रूल ऑफ इम्यूनिटी विच लिमिट्स द रूल ऑफ लाइबिलिटी। इसमें क्या होती है, पर्सन की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिट हो जाती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए मर्डर है, कोई प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते समय, सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करते समय मर्डर कमिट कर देता है, तो मर्डर की तो सबको पता है क्या पनिशमेंट है। तो वो पनिशमेंट एक एक्चुअल में ना मिलकर अगर वो जनरल डिफेंसेस में फॉल हो जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम एक क्राइम के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, टॉट के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम आपको डिफेंस का मतलब समझा रहे हैं, तो उसको जो जो एक्चुअल मर्डर की जो पनिशमेंट है वो ना मिलकर थोड़ी सी कम मिल जाएगी। जैसे 10 ईयर्स है तो 5 ईयर्स मिल जाएगी, 3 ईयर्स मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो ये होगा। और जनरल डिफेंस में क्या होता है, या तो लाइबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है या तो मिटिगेट हो जाती है, कम हो जाती है। तो आज हम लोग टॉट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे जनरल डिफेंस क्या है। सबसे पहला इसमें डिफेंस है वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया। वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया का क्या मतलब होता है, कंसेंट। जिसमें जो होता है मान लीजिए कंसेंट दे दी हो, कंसेंट सामने वाले ने दी हो, जैसे कि वन हु कंसेंट टू द इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म कैन नॉट ऑफ कंप्लेन इट। जैसे किसी ने कंसेंट दे दी है किसी भी हार्म की, तो वो उसके कंप्लेन नहीं कर सकता, ये डिफेंस में आ जाएगा। कंसेंट क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस होनी चाहिए, इम्प्लाइड होनी चाहिए। अब कुछ एसेंशियल्स है, कंसेंट होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। मतलब कोई भी कोअर्जन से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट नहीं होनी चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, किसी भी दबाव में कंसेंट न दी गई हो। कंसेंट जिस चीज़ के लिए दी गई है उसी एक्ट जिस एक्ट के लिए दी गई वही एक्ट होना चाहिए। अगर उसके बियॉन्ड कोई एक्ट होता है तो वो कंसेंट में नहीं आएगा, जनरल डिफेंस का एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ड्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए, ना कि ड्यूटी ऑफ स्किल होना चाहिए। तो कंसेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं मैच देखने गए, आपने क्या किया, आपको ये चीज़ पता है कि वहाँ हार्म हो सकता है, आपको पता है कि आप मैच देखने गए, आपको बॉल लग सकती है, या आप कुछ तलवारबाजी देखने गए या कुछ भी देखने गए जहाँ पे आपको पता है कि हाँ वहाँ हार्म हो सकता है, लेकिन आपने तो अपनी मर्ज़ी से देखेंगे ना, आपने उसको कंसेंट दी है। उसके बाद अगर आपको हार्म होता है तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए डिफेंडेंट से। क्यों, क्योंकि आपने कंसेंट दी थी, तो इसमें कंसेंट हो गई, तो ये आप क्लेम नहीं कर सकते। कुछ केसेस की बात कर लेते हैं, जैसे कि थॉमस वर्सेस क्वार्टरीन मेन। इसमें था कि वॉलंटरी एक्सेप्टेंस, अगर आपने किसी रिस्क को उठाने की दी है तो कंसेंट दी है, एक्सेप्टेंस दी है, खुद की मर्जी से दी है, तो वो जनरल डिफेंस में नहीं आएगा। वो आपको सामने वाले को, डिफेंडेंट को कौन सा एक्सेप्शन मिल जाएगा, वॉलंटाइन नॉट फिट इंजूरिया का। फिर आता है वुलरिज वर्सेस समर। इस केस में स्पोर्ट्स इंजरीज, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स खेलने गए या स्पोर्ट्स जैसे कुछ लोग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, क्रिकेट फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स के लिए, अगर आपको बॉल लग जाती है, अगर आप गिर जाते हैं या आपको कुछ भी लग जाता है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि नहीं 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 मुझे इंजरी हुई है, मुझे कॉम्पनसेशन, क्योंकि आपने कंसेंट दी है इस चीज़ की। लक्ष्मी रंजन वर्सेस मल्हार हॉस्पिटल। कंसेंट जो रियल स्पेसिफिक है, जैसे मैंने बताया कि जिस चीज़ के लिए कंसेंट दी गई थी बस वही एक्ट होना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। इसमें यह था कि जैसे डॉक्टर्स जो थे उनको कंसेंट किसी और चीज़ की दी गई थी, उन्होंने कुछ और कर दिया था। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कंसेंट आपको ऑपरेशन में पथरी निकालने की दी गई, स्टोन निकालने के लिए, तो अब अगर आप उसमें से किडनी भी निकाल लेते हैं तो इसकी कंसेंट तो नहीं दी थी, तो सीधा सीधा इलीगल एक्ट है, ये इस पर कवर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको स्टोन का सर्जरी करने की कंसेंट दी गई थी तो आपको उतना ही कंसेंट के लिए आपको एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा, बाकी के लिए नहीं मिलेगा, आपको लायबल ठहराया जाएगा। तीसरा केस है हार्डी वर्सेस साइन। इसमें कहा था कि अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट है, सिर्फ डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट का, नॉन डिस्क्लोजर क्या होता है, फ्रॉड नहीं होता है।
अब बात करेंगे स्टेलर वर्सेस क्ले क्रॉस। इसमें क्या था, प्रिजम्पशन अगेंस्ट नेग्लिजेंस जो है वो कंसेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई प्रिजम्पशन बना लिया किसी चीज़ का कि हाँ नेग्लिजेंस होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रिजम्पशन बना लिया तो सामने वाले की कंसेंट हो, ये नहीं होगा। नॉलेज, अगर सिर्फ नॉलेज है तो कंसेंट नहीं होगा। जैसे कि कोई कार जा रही है, आप किसी कार में बैठ गए हैं, तो अगर आपको नॉलेज है कि कहीं से एक्सीडेंट ना हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले ने कंसेंट दे दिया। कंसेंट अगर कंपल्शन में ली गई वो इनवैलिड है। गार्जियन की कंसेंट कब वैलिड होगी, अगर कोई माइनर या इनकेपेबल पर्सन के बिहाफ पे किसी गार्जियन ने कंसेंट दे रखी है। अब इसमें से कुछ लिमिटेशन है, जैसे रेस्क्यू केसेस, जैसे किसी चीज़ को बचाना है, ठीक है, रेस्क्यू कर रहा है, तो रेस्क्यू जो है वो बार्ड नहीं है, किसी चीज़ को बचाने के लिए बार्ड नहीं। जैसे इसमें एक ये एक्ट था, ये केस था, इसको याद रखिएगा। दूसरा है स्टैट्यूट रिस्ट्रिक्शन, जैसे स्टैट्यूट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, उसके बाद आप कोई काम करते हैं तो कंसेंट में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बता दिया कि कंसेंट जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। और कंसेंट ये यूके के, ये जो नीचे लिखा है अनफेयर टर्म एक्ट 1977, ये यूके की पोजीशन में, हम इंडिया की पोजीशन बताते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट ने कह दिया है कि नहीं कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और किससे नहीं होनी चाहिए, कंसेंट किससे ऑब्टेन ना की गई, कॉर्जन एंड इन्फ्लुएंस मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड, इन सबसे कंसेंट क्या होनी चाहिए, क्यों ऑब्टेन नहीं की गई, इनसे ऑब्टेन की गई तो वो इनवैलिड होती है। स्टैट्यूट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि कंसेंट क्या होगी और कंसेंट क्या नहीं होगी। तो ये था वॉलंटाइन नॉट फिट इंजूरिया। दूसरा है, इसमें और भी इंपॉर्टेंट केसेस है, जैसे हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग करके है। इसमें टिकट को परचेज करने मात्र ही आपको मान ले रहे हैं कि आपने कंसेंट दे दी, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी चीज़ का कुछ प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, कुछ रेस देखने जा रहे हैं, इसमें रेस देखने गए थे, वहाँ को इंजरी कॉज हो जाती है, ये कहते नहीं मुझे डिफेंडेंट से कहते हैं मुझे कॉम्पनसेशन दीजिए, तो उसमें कोर्ट ने कहा था नहीं आपने टिकट परचेज की, आपने खुद कंसेंट दी इस चीज़ के लिए। दूसरा है पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायिका। इस केस में बताया गया था कि अगर आप कोई लिफ्ट मांगते हैं किसी चीज़, वैसे रोड पर लोग अक्सर लिफ्ट मांगते हैं, अगर कोई भी व्हीकल है, कार है, अगर क्रैश हो जाती है तो उसमें कोर्ट ने कंसेंट नहीं बताया है कि आपकी कंसेंट है मतलब, और इसमें कोर्ट ने इसको एक्सीडेंट बताया। इसमें ये नहीं कहा था कि आपको ज़बरदस्ती नहीं बैठाया था, आप अपनी मर्जी से बैठे थे और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ये एक्सीडेंट है, इनएविटेबल एक्सीडेंट है ये। इसके बाद है स्मिथ वर्सेस बेकर। इसमें लेबर अगर कोई वर्क कर रहा है, उसमें क्या था, लेबर जो है वो कंपल्शन में वर्क कर रहा था, उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टोन है वो गिर जाता है, उसको इंजर हो जाता है, तो उसमें बताया गया था कंसेंट जो थी वो कंपल्सन से ली गई थी, तो इसको इसमें डिफेंडेंट को इसमें वॉलंटाइन नॉट फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं मिला था। उसके बाद अब दूसरा है वॉलंटाइन नॉट फिट इंजूरिया और कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या कहूँ। वॉलंटाइन नॉट फिट इंजूरिया में होता है कंप्लीट डिफेंस मिलता है, ठीक है, मतलब जैसे कि और किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया, अगर उस पर कंसेंट थी, उसके बाद अगर सामने वाले को चोट लग जाती है, तो अगर सामने वाले की कंसेंट थी तो अगर उसको चोट लग जाती है तो डिफेंडेंट को क्या होता है, कंप्लीट डिफेंस मिल जाता है। लेकिन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में नहीं होता है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मतलब होता है जैसे मानिए दो लोग ने कोई काम किया, तो ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं नहीं मेरी गलती है, सिर्फ इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती मेरी गलती नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें दोनों को ही लायबिलिटी दोनों में अपर्सनिमेट की जाएगी। उसके बाद है दूसरा है डिफेंस है प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर। अगर प्लेंटिफ ने कोई गलत काम कर दिया हो, तो जैसे कि एक्स टर्पी कॉशन नॉन ऑर्बिटल एक्शन, उसको मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। इसमें यह होता है कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं उसके लिए लॉ नहीं बना है, गलत चीज़ के लिए को रोकने, गलत चीज़ का साथ देने के लिए लॉ नहीं बना है। अगर प्लेंटिफ की खुद की कोई गलती है, उसके बाद वो सामने वाले से क्लेम करता है कि नहीं मुझे कॉम्पनसेशन दीजिए, इसमें डिफेंडेंट की गलती नहीं, प्लेंटिफ अगर रॉन्ग डूअर है तो वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ जो है वो इलीगल या इमोरल कंडक्ट को एक्ट के लिए एक्शन नहीं लेता है। और लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर गलत चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट बार हो, वैसे तो बार है लेकिन हर गलत चीज़ एब्सोल्यूट बार नहीं है। डिपेंडेंट लायबल तभी होगा जब अगर उसका जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, भले ही वो प्लेंटिफ का हुआ हो, लेकिन डिपेंडेंट को तभी लायबल करेंगे कि वो रॉन्गफुल एक्ट, उस डिपेंडेंट का जो रॉन्गफुल एक्ट है उसका प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए, तभी डिफेंडेंट लायबल होगा, अदरवाइज उसमें डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। इसमें एक केस था बर्ड्स वर्सेस हुलब्रो का केस। इसमें था कि एक प्लेंटिफ थे, उन्होंने अपने गार्डन में स्प्रिंग गन लगा दी थी बिना किसी वार्निंग के। उसमें से डिफेंडेंट जो थे उन्होंने अपनी गार्डन में स्प्रिंग गन लगा रही थी जिसमें करंट था, तो उस बिना किसी वार्निंग के, ठीक है, और लगा दी थी, और लगाने के बाद उसमें प्लेंटिफ अंदर एंटर किया तो उसको करंट लग जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उन्होंने कहा था नहीं मैंने तो अपने ट्रेसपास को रोकने के लिए लगाई थी। तो भाई ट्रेसपास एक अलग एक्ट है, लेकिन आपने किसी की जान लेना एक अलग एक्ट है। क्यों? क्योंकि आपने स्प्रिंग गन लगाई, उसमें करंट दौड़ा दिया और आपको पता था कि कोई भी एंट्री करेगा तो उसकी जान जा सकती है, तो ये आप डिफेंस नहीं ले सकते, इसमें आपकी ही गलती है। ट्रेसपास को रोकने के लिए और भी तरीके होते हैं, तो इसमें प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को डिफेंस नहीं मिला था। दूसरा केस है स्टॉकडेल वर्सेस ऑन वैम। इस केस में था कि एक ऑप्शन बुक को एक ऑप्शन बुक बनाई किसी ने, उसको किसी अदर पर्सन ने पब्लिश कर दी थी। तो जो जिसने बनाई थी प्लेंटिफ, उसने सूट फाइल किया, उसके अगेंस्ट कहा था कि उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ क्या किया है, मेरी बुक को पब्लिश कर दिया है। तो कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया था और कहा था कि ये बुक ऑलरेडी इमोरल है, इलीगल है, और इसमें आपकी ही गलती है। क्यों? क्योंकि लॉ जो है वो इमोरल और इलीगल चीज़ों को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। तीसरा केस है स्टेप्सन वर्सेस लिटिल। इस केस में था कि अगर कोई काम है अगर बिना लाइसेंस के हो रहा है तो कोर्ट पहले ये चेक करे, क्योंकि हमेशा रॉन्गफुल चीज़ें ही बार्ड नहीं होगी,
कभी कभी मियर रॉन्गफुल डिसीज इज नॉट बैड, क्योंकि अगर कोई वर्क है बिना लाइसेंस के हो रहा है तो कोर्ट पहले चेक करेगा कि रॉन्ग जो हुआ क्या वो बिना जो रॉन्ग हुआ क्या वो बिना लाइसेंस की वजह से हुआ है, तभी वो डिफेंडेंट को कहेगा कि आप कॉम्पनसेशन दीजिए। तीसरा डिफेंस है इनिविटेबल एक्सीडेंट। इनिविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है कि जो चीज़ समझी ना गई हो, जो चीज़ सोची ना गई हो, जो चीज़ अवॉइड ही ना की गई हो, मतलब सोचा ही ना गया हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा, जो चीज़ हो गई है बिना रीजनेबल केयर लेने के बाद भी हो गई है, उसको इनिविटेबल एक्सीडेंट कहते हैं। जो चीज़ जैसे इंजरी नॉट फोर्स, जो हमने कभी सोची नहीं थी या जो हमने रीजनेबल केयर लेने के बाद इसको अवॉइड किया था उसके बाद भी हो गई, तो ये एक्सीडेंट में आ जाता है। इसमें एसेंशियल क्या होना है, अगर आपका नेग्लिजेंस है नहीं होना चाहिए, इसमें नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, और डिफेंडेंट कुड नॉट प्रिवेंट हार्म। डिफेंडेंट जो है वो प्रिवेंट हार्म को प्रिवेंट नहीं करता, मतलब नेसेसिटी से एक्सीडेंट। और नेसेसिटी में क्या है, नेसेसिटी में क्या होता है कि हम आर्म को हमें नॉलेज ना हमारा नॉलेज होता है, हमें नॉलेज होता है बट हमारा इंटेंशन नहीं होता, लेकिन किसी बिगर हार्म को रोकने के लिए हम लोग एक शॉर्ट हार्म कमिट कर देते हैं। लेकिन एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट में ऐसे नहीं होता है। एक्सीडेंट में हम लोगों ने पूरी केयर की, पूरी ड्यूटी टू केयर रखा, पूरा अटेंशन रखा, पूरा रीजनेबल केयर रखा, उसके बाद भी अगर कोई हार्म हो जाता है तो उसमें गलती डिफेंडेंट की नहीं होती है, तो इसको इनिविटेबल एक्सीडेंट माना जाएगा और डिफेंडेंट को क्या मिलेगा, डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा। इसमें केसेस क्या है देखते हैं। इसमें है स्टेनले वर्सेस पॉवेल का केस। इसमें था कि मिस्टर पॉवेल जो थे वो किसी बर्ड को टारगेट करके बर्ड को टारगेट करके गन चला रहे थे। जब उन्होंने गन चलाई तो वो जो बुलेट थी वो ट्री से टकराई और ट्री से टकराने के बाद मिस्टर स्टेनले को लग गई, आइस में लग गई। तो कोर्ट ने कहा था ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है, क्योंकि मिस्टर पॉवेल का कोई इंटेंशन नहीं था मिस्टर स्टेनले को क्या करने का, हिट करने का। और कोर्ट ने ये भी कहा था कि फर्दर सेट दैट देयर इज नो नेग्लिजेंस और ना कोई नेग्लिजेंस थी मिस्टर पॉवेल के पार्ट पे, तो इसको इन्होंने कोर्ट ने इनएविटेबल एक्सीडेंट माना और मिस्टर पॉवेल को डिफेंस का बेनिफिट दिया। दूसरा केस है हॉल्स वर्सेस मैथर। इस केस में था कि एक हॉर्स जो थे, ठीक है, रैन एंड हिट प्लेंटिफ को हिट कर देते हैं। तो इसमें कोर्ट ने कहा ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है, क्योंकि ये हाउसेस लिखा है यहाँ हॉर्स होगा, आप लोग एक बार उसको करेक्ट कर लीजिएगा। डिफेंडेंट ने ड्यू केयर रखी थी, कोई नेग्लिजेंस नहीं था। उसके बाद है ब्राउन वर्सेस किंडल। कोर्ट ने कहा था, कोर्ट इस केस में भी कोर्ट ने कहा था कि डिफेंडेंट लायबल सिमिलर ऊपर वाले केस के जैसा है। नेशनल कोल बोर्ड वर्सेस इवांस। इस केस में कहा था एक केबल वायर था, ये भी वैसे ही केस था जैसे स्प्रिंग गन का था कि अपने घर में कोई इनके घर में घुसे ना डिफेंडेंट के, तो उन्होंने क्या था केबल वायर लगा दिया था, केबल वायर में करंट दौड़ा दिया था। और इन्होंने क्या किया था ताकि अपनी लैंड में एक्सकेवेशन को बचाया जा सके। तो उसके बाद है तो उन्होंने क्या किया था, बिना किसी वार्निंग के केबल वायर लगा दिया था और उसमें प्लेंटिफ को क्या था, हार्म हो गया था, तो उन्होंने एक्सीडेंट नहीं माना था क्योंकि आपने जानबूझ के ऐसा कुछ किया था। उसके बाद है नेक्स्ट है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या है, जैसे कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं हो, वो एक्ट ऑफ गॉड्स की तरफ से हो जाए। जैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट हो जाए बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, फॉर एग्जांपल भूकंप आ जाए, खूब सारी बारिश हो जाए या लैंडस्लाइड हो जाए, इसमें सामने वाले का कुछ नुकसान हो जाए, तो इसमें ऐप की गलती नहीं है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, आपको पूरा डिफेंस मिलेगा। इसमें क्या होना है, इसमें नेचुरल फोर्स होना चाहिए, मैन मेड का कुछ नहीं होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए और अनफोर्सेबल होना चाहिए। इसमें केस था जैसे निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। इस केस में क्या कहा गया था कि जो लेक जो था, लेक बना था एक लेक बना था, तो खूब सारी रेन हुई थी जिसमें वो लेक जो था वो ओवरफ्लो हो गया था और प्लेंटिफ के घर में घुस के उसके ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो कोर्ट ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि इसमें डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है। इतनी भारी वर्षा से आप उसका लेक ओवरफ्लो हुआ और आपके ब्रिजेस को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे रिलेंट वर्सेस फ्रिचर, इसमें क्या था, इसमें ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसमें, लेकिन आप यहाँ सुन लीजिए क्या था। इसमें भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। इसमें ये बताया गया था कि एक डिफेंडेंट ने अपने वो बनवा रहे थे, सॉरी याद नहीं आ रहा मुझे, तो उन्होंने लेक्स बनाया था। मतलब इसमें यही था कि सामने वाले जो प्लेंटिफ था उसके घर में पानी चला गया था, उसके कोल माइन में पानी चला गया था, सॉरी, तो उसकी कोल माइन बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से कहा गया था नहीं ना ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये सीधा सीधा प्लेंटिफ की नेग्लिजेंस है। भले उसने कॉन्ट्रैक्टर पे काम कराया था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर रखे थे, लेकिन उनकी नेग्लिजेंस थी, इसके लिए प्लेंटिफ को क्या किया गया था, सॉरी डिफेंडेंट को लायबल ठहराया था। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था इसमें। इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या था। रामलिंगन नादर वर्सेस नारायण रेडर। इसमें कहा था कि अगर कोई ट्रैक है, ट्रैक को अगर कोई मॉब एक्सटॉर्ट करते हैं, लूटते हैं, तो एक्ट ऑफ गॉड नहीं यहाँ पर। फिर पांचवा डिफेंस है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है कि अगर पर्सन जो है वो प्रोटेक्ट करता है खुद को या खुद की प्रॉपर्टी को, लेकिन रीजनेबल फोर्स है। इसका मतलब नहीं आपको प्राइवेट डिफेंस दे दिया, कोई आपको लाठी से वार कर रहा है आप उसमें बंदूक चला दो, नहीं, अगर आपको लाठी से कोई वार कर रहा है तो आपको भी उतनी ही डिफेंस एक्सरसाइज करना है जितना सामने वाला एक्सरसाइज कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो इसमें इसके इसेंशियल्स क्या है, जैसे फोर्स मस्ट बी नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, जिस प्रोपोर्शन में सामने वाला कर रहा है उसी प्रोपोर्शन में आपको भी करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो डिफेंडेंट पे होता है, डिफेंडेंट पे होता है कि हाँ मैं इसको हार्म नहीं पहुंचा रहा था। उसके बाद इसमें केस जैसे कि रामानुजा मुदाली वर्सेस गंगन। इस केस में था कि फार्मर जो था वो अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करा था फील्ड में और उसने एक इलेक्ट्रिक वायर को फिट कर दिया था बिना किसी वार्निंग के। तो कोर्ट ने कहा था ये एक्ट ऑफ डिफेंडेंट है,
वॉज डिसप्रपोर्शनेट, मतलब डिफेंडेंट का एक्ट जो था वो डिसप्रपोर्शनेट है। फार्मर जो था वो कह था कि मैं ट्रेसपास के लिए, ये ट्रेसपास कर रहा था, इससे अपनी लैंड को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मैंने ऐसे किया, तो ये डिसप्रपोर्शनेट। आप किसी और तरीके से उसको भगा सकते थे, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते थे। मैरिज वर्सेस न्यूजेंट का केस में कोर्ट ने कहा था कि फोर्स अगर जो यूज़ किया जा रहा है, तो अगर डेंजर ओवर होने के बाद किया जा रहा है फोर्स, अगर आपका डेंजर ओवर हो गया है, मतलब जो आपको एप्रीहेंशन था कि सामने वाला मुझे मारेगा, अगर वो डेंजर खत्म हो गया है तो आप डिफेंस नहीं, तो आप फोर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसको नो डिफेंस कैटेगरी में लाया जाएगा। कॉलिंस वर्सेस रेंसन के केसेस में भी कोर्ट ने लायबल ठहराया था और नो डिफेंस, कोई डिफेंस नहीं दिया था। फिर है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर कोई स्टैट्यूट ने कह दिया है कोई एक्ट करने के लिए, तो उसको टॉर्टियस लाइबिलिटी से इम्यूनिटी मिलेगी। टाइप्स का जैसे एब्सोल्यूट अथॉरिटी और कंडीशनल अथॉरिटी, दो टाइप की अथॉरिटी होती है, जिसमें एब्सोल्यूटली लिख दिया गया नहीं आपको ये चीज़ करनी है। जैसे कि किसी की बिल्डिंग गिराना, ये कोई इलीगल तरीके से अगर कोई बिल्डिंग बनाए तो उसको गिराना क्या, स्टैट्यूट ने सामने वाले को परमिशन दे रखी है कि आप उसकी बिल्डिंग गिरा सकते हैं अगर वो इलीगल बनी है तो। इसमें भी यही था। वॉगन वैसे स्टाफ रेलवे में कोर्ट ने कहा था रेलवे लाइबल होगा, क्योंकि इसमें रेलवे को लाइबल कराया गया था। तो हैमर स्मिथ रेलवे वर्सेस ब्रांड, इसमें भी कोर्ट ने कहा था कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हार्म जो था इंसिडेंटल था। मतलब इसमें था कि कोई भी हार्म अगर जैसे कि हो रहा है, जैसे ट्रेन जा रही है, किसी को नहीं पता है कि ट्रेन का क्या हो जाएगा, तो ये क्या होता है, ये इंसिडेंटल है। तो अगर यार ट्रेन जा रही है, सामने ट्रेन चल रही है मानिए, तो उसमें से जो चिंगारियाँ निकलती हैं, अगर किसी को लग जाती हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें रेलवे की गलती नहीं है। जुडिशल एक्ट की बात करते हैं, जैसे कुछ जुडिशल एक्ट होते हैं, जुडिशल एक्ट है जैसे कुछ एक्ट जो जुडिशली किए जाते हैं उनको इम्यूनिटी मिलती है, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कोई एक्ट किया गया है, इसके दो केसेस याद कर लीजिएगा। कॉज जुडिशल एक्ट क्या होता है, जैसे कि कोई जो है, जो कोई ट्रिब्यूनल है वो कोई एक्ट कर रहा है तो कॉज जुडिशल एक्ट हो जाता है, तो उसमें भी उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। बस ये शर्त ये है कि नेचुरल जस्टिस का फॉलो होना ज़रूरी है। और स्टैट्यूटरी लिमिट्स ऑब्जर्व की जाएगी कि लगी थी, इसमें भी दो केसेस आपको देख लेना है। एग्जीक्यूटिव एक्ट कौन से होते हैं, जैसे कि कुछ एक्ट होते हैं वो नॉन इम्यूनिटी होते हैं, ऑर्डिनरी टॉर्ट्स के लिए लाइबिलिटी जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है ओनली फॉर एक्ट ऑफ स्टेट के लिए। ऑफिसर जो है वो अगर कोई स्टेट के लिए काम कर रहा है तो उनको इम्यूट करेगा, लेकिन अगर कोई ऑफिसर जो है उसको पर्सनली अगर कोई उसने ऐसा काम किया तो उसको टॉर्चरस एक्ट के लिए लाइबल किया जा सकता है। एक्ट अंडर पैरेंटल एंड कॉज पैरेंटल अथॉरिटी, जैसे कोई पैरेंटल अथॉरिटी, जैसे बच्चे माँ बाप होते हैं, बच्चों को डांटते मारते हैं, उनको सीख देने के लिए, उनको गलत काम करने को रोकने, लेकिन उतना ही करना चाहिए जितना नेसेसरी, ज़्यादा नहीं कर सकते। कोई टीचर है बच्चों को डांटते हैं मारते हैं स्कूल में, तो उतना ही ज़रूरी, उतना ही हार्म दीजिए जितना उस बच्चे के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा एक्सेसिव नहीं दे सकते हैं। एक्सेसिव देंगे तो लायबिलिटी बनेगी। जैसे कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, इसका कोई एक्ट ऐसा एक्ट हुआ जिससे स्लाइट हार्म कॉज हुआ है, इसका मैक्सिमम डी मिनिमस नॉन क्यूरेटिव, इसको कोर्ट जो है एक्सरसाइज नहीं करता है। मतलब लॉ कहता है कि कोई ट्रिपलिंग मैटर है, छोटे मोटे मैटर्स है, इस पर लॉ जो होता है वो लॉ के पास इतना टाइम नहीं है, कोर्ट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि छोटे मोटे मैटर्स से आपको देखिए आप लोग को सॉल्व कर दीजिए तो इससे डिफेंस मिल जाता है। आईपीसी में सेक्शन 95 है और बीएनएस में सेक्शन 33 में ट्रिपलिंग एक्ट्स की बात की गई है। एक्ट ऑफ स्टेट, जैसे कोई स्टेट का कोई एक्ट है किसी फॉरेन सब्जेक्ट के अगेंस्ट, लिमिटेशन क्या है कि अगर कोई, ये लिमिटेशन क्या है, मतलब स्टेट का एक्ट जो है उसके खुद के सिटीज़न के लिए अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ फॉरेन सब्जेक्ट्स के लिए है। अगर कोई म्यूनसिपल लॉ अप्लाई करता है उनके लिए भी नहीं है। इसमें भी केसेस हैं, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वैसे हरिवंश जी का गवर्नमेंट की लायबिलिटी कब अराइज होती है, जब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रेसपास होता है, या कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ब्रीच करती है, या गवर्नमेंट जो है वो